हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की 12वीं क्लास है। आज की क्लास से हमारा स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन भी बोलते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम देखेंगे 1857 का। इसके बाद वहाँ से कांग्रेस के पहले की संस्थाएं देखेंगे जिनकी स्थापना हुई, और फिर कांग्रेस की स्थापना और जितने भी आंदोलन हुए, स्वदेशी आंदोलन से लेके आपका असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फाइनली भारत छोड़ो आंदोलन, वो सारे देखेंगे। उसके बीच की घटनाएं देखेंगे, क्रांतिकारी घटनाएं देखेंगे। तो अब सारी चीज़ें अब आप देखोगे थोड़ी इंटरेस्टिंग आ जाएंगी। अभी तक जो फैक्चुअल चीज़ें आ रही थी, अब इंटरेस्टिंग चीज़ें आनी आपकी शुरू हो जाएंगी। जो भी स्टूडेंट नए हैं, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या आर ओ की कर रहे हैं, वो पिछली 11 क्लासेज मॉडर्न हिस्ट्री की देख सकते हैं। जो बीपीओ के स्टूडेंट हैं, बीपीओ की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है 85 क्लासेज की, वो जाके बीपीओ की भी क्लासेज देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, हुआ क्या था? 23 जून 1757 में क्या हुआ था? पलासी। इसी घटना को माना जाता है कि अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य की नींव रखी थी, और अच्छे बड़े पैमाने पर रखी थी, क्योंकि यहाँ से इनको क्या हुआ था? बंगाल के संसाधन मिल गए थे। इसके जस्ट 100 साल बाद इनकी जितनी भी नीतियां थीं, उन नीतियों का ही परिणाम था कि ये इतना बड़ा विद्रोह हुआ। कैनिंग ने इसके बारे में बोला कि ये तूफान था। इस तूफान ने लगभग हमें उखाड़ ही दिया था। कैनिंग कौन है? वायसराय है इस टाइम पे। ठीक है, इस विद्रोह को पढ़ना आपके लिए बहुत इसलिए जरूरी भी है कि आपको अब पता चलेगा कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई। जो हमने संघर्ष किया, 57 का संघर्ष होगा, दबा दिया जाएगा। जो इस पे साहित्य होंगे, किताबें लिखी जाएंगी, जो न्यूज़पेपर में छपेगा, वो सारी चीजें इसके साक्ष्य मिटा दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा आपका? उससे कुछ होगा नहीं। जो हमारे देश के नेता हैं, आरंभिक नेता, वो इसके बारे में जानेंगे और आगे तक चीज़ें फैलाएंगे, यहाँ से प्रेरणा लेंगे। जो गलतियाँ इस आंदोलन में हुई थी, आगे चल के वो कोशिश करेंगे वो गलतियाँ ना हो। जो एकजुटता का अभाव था, एक कोर प्लान का अभाव था, वो सारी चीज़ें धीमे धीमे दूर की जाएंगी, और वही कारण बनेगा हमारे देश की स्वतंत्रता का। आप देखोगे राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब क्या होता है। अभी तो यहाँ पे तो राष्ट्र की एक भावना भी नहीं है देश में, तो राष्ट्रवाद का भी उदय होगा। राष्ट्रवाद का उदय क्या होता है? अपने देश के प्रति जो भौगोलिक सीमाएं हैं, उसके अंदर रहने वाले लोगों के प्रति एक प्रकार की गर्व की भावना, है ना, सब कुछ न्यौछावर कर देने की भावना, ये होता है राष्ट्रवाद। तो अभी जब राष्ट्र की फीलिंग ही नहीं है कि हम एक राष्ट्र में रह रहे हैं, अलग अलग रियासतें हैं और सब अपने आप को अलग अलग देश समझ रहे हैं, तो वो राष्ट्रवाद का उदय भी इसके बाद ही शुरू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कारण क्या थे इसके? तात्कालिक कारण तो सबको पता है कि चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। क्या हुआ था? ब्राउन बोस नामक राइफल का पहले यूज किया जाता था, बाद में आ गई एनफील्ड या इनफील्ड। एनफील्ड राइफल में क्या होता था? जो कारतूस का यूज होता था, उस कारतूस को पहले मुंह से उसको खोलना पड़ता था, फिर भरना पड़ता था बंदूक में, और उसको जो खोलना पड़ता था, वहां पे ये अफवाह उड़ी, और यहाँ तक कि ये सही घटना भी थी कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी का यूज होता है भरने में, बंद करने में। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों भड़क गए। जब ये भड़क जाएंगे तो असंतोष होगा, और सैनिक क्या, मंगल पांडे से ये चीज शुरू होगी। लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं था। बहुत लंबे समय से जो 100 साल की इनकी नीतियां थी, उससे जो असंतोष संचित हो रहा था ना, वो सारे कारण थे। तो राजनीतिक कारण भी होगा, आर्थिक भी होगा, इसके बाद सैनिक भी होगा, सामाजिक धार्मिक सारे कारण होंगे जो इस विद्रोह के बनेंगे। तो चर्बी युक्त कारतूस क्या था? एक तात्कालिक कारण था। अन्य कारक पिछले 100 वर्षों के दौरान अंग्रेजों द्वारा राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण जो असंतोष पैदा हुआ था, वो इस विद्रोह का कारण था। अब हल्का सा ब्रीफ किए दे रहा हूँ। राजनीतिक में जाओ तो अब अपनी थिंकिंग बिल्कुल राजनीतिक रखो। ठीक है, क्या कारण थे? सबसे पहले आएंगे, विस्तार की नीतियां अपनाएंगे, तो जितने भी राजाओं को हटाया है, अब वो राजा तो जिंदा है ना, उनको छोटा सा राज्य दे दिया और अपने अधीन कर लिया, वो हो जाएगा। तो वो असंतुष्ट रहेंगे, वो प्रजा असंतुष्ट रहेगी। फिर बेले जली आएगा, सहायक संधि की शुरुआत करेगा बड़े पैमाने पे। तो सहायक संधि में अब राजा अधीन तो हो गए, उनको कुछ करने नहीं दे रहे हैं, तो वो सारे राजा असंतुष्ट रहेंगे। जो आपके जमींदार रहते थे, जमींदारों की जमीन को नीलाम किया गया, अगर वो समय पे उतनी लगान नहीं दे पाए,
जो मैंने बताया था कि 10/11 हिस्सा उनको देना था। तो वो अगर नहीं जमा कर पाए तो उनको क्या करना है, उनकी जमींदारी नीलाम की गई, कई जमींदारों की जमींदारी छीन ली गई। तो ये भी असंतुष्ट थे, लेकिन मैक्सिमम जमींदार इनके सपोर्टर ही बने रहे लास्ट तक। ठीक। इसका प्रशासनिक प्रशासन में भारतीयों के साथ भेदभाव, उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं। डलहौजी आएगा तो वो व्यपगत का सिद्धांत लेके आ जाएगा, राज्य हड़पने लगेगा सीधे के सीधे। तो ये हो गए राजनीतिक कारण। आर्थिक कारण में चले जाओगे तो इनकी आर्थिक नीतियां क्या है, उद्योग धंधे इन्होंने नष्ट कर दिए। भारत में उद्योग धंधे क्या थे, हाथ से बनाने वाला सारा सामान, लकड़ी का फर्नीचर, कपड़े, खास तौर से सूती और रेशमी कपड़े, ये पूरा कपड़ों का व्यापार नष्ट हो गया। इसके बाद जो कारीगर थे उन्हें मजबूर कर दिया गांव की ओर लौटने के लिए। तो ये सब असंतुष्ट वर्ग है। ये क्या हो गया, इनके पास अब रोजगार नहीं रहा, कृषि पे चले गए। तो कृषि पे जब ये शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भूमि का बंटवारा होगा। जो शहर में रह रहा था वो गांव की तरह हो गया, तो जो बड़ा भूमि का खंड था वो छोटे छोटे हो जाएंगे। तो इससे कृषि का डिक्लाइन होगा। लगान इतनी ज़्यादा ये ले रहे हैं कि जितनी पैदावार नहीं हो रही उतनी लगान। अकाल सूखा राहत के समय पे क्या है, कोई भी राहत का मतलब अकाल और सूखा के समय राहत का कोई प्रावधान नहीं है। तो क्या होगा, फिर से असंतुष्ट। ये लगान वसूली की कठोर शर्तें, साहूकार महाजनों का एकदम अत्याचार, तो किसान भी इनसे असंतुष्ट हैं। लगभग हर एक वर्ग इनसे असंतुष्ट है। आर्थिक कारण में और भी आर्थिक कारण है, ठीक है, कि शोषण कर रहे हैं, धन का दोहन कर रहे हैं, हर तरीके से लूट रहे हैं। तो ये आर्थिक कारण हो गए। सामाजिक धार्मिक में क्या हो गया, एक्चुअली सामाजिक कारण में तो कुछ सामाजिक कारण सही थे, इन लोगों ने प्रगतिशील नीतियां अपनाई। बाल हत्या जैसे बाल हत्या बैन कर दी, शिशु हत्या बैन कर दी। इसके बाद आगे चलोगे तो सती प्रथा बैन कर दी, विधवा का जो पुनर्विवाह होता है उसे लागू कर दिया कि पुनर्विवाह हुआ। ये सब होंगे, लेकिन रूढ़िवादी भारतीय है ना, वो असंतुष्ट रहेंगे इनसे कि ये गलत कर रहे हो, धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हो। ये सामाजिक कारण हो गए। धार्मिक कारण में आ जाओ आप तो क्या होगा, धार्मिक कारण में आपके धर्म में जैसे ही 1813 होगा, मिशनरियों को अलाउ कर देंगे। कलकत्ता में एक बिशप का कार्यालय बन जाएगा। जबरदस्ती धर्मांतरण हो रहा है पूरे देश भर में। तो जो धार्मिक लोग होंगे वो असंतुष्ट रहेंगे इनसे। एक डलहौजी क्या किया, 1850 में धार्मिक निर्योग्यता कानून ले आया। पहले क्या था कि किसी व्यक्ति ने कोई और धर्म अपना लिया ना, तो हिंदू धर्म का व्यक्ति अगर कोई अदर धर्म अपनाता है तो उसे अपने माँ बाप की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा, बेदखल कर दिया जाएगा। ये कानून लेके आ गया कि अगर आप ईसाई धर्म अपनाते हो तो बेदखल नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से हर एक तरीके से हर एक वर्ग इनसे असंतुष्ट है। और जैसे ही ये घटना, ये तो एक तात्कालिक घटना है मंगल पांडे वाली, जैसे ही ये होगी तो इसने चिंगारी का काम किया और पूरे देश में विद्रोह उबल पड़ा। तो वन बाई वन करके सारे कारण देख लेते हैं जो अभी डिस्कस किए। राजनीतिक कारण, बेले जली की सहायक संधि, सब कुछ पढ़ाया गया, सब कुछ आपके सामने है। अब आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें आप अगर सही से रिवीजन कर रहे होगे आपको याद आती जाएंगी। बताया था हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, इन सबसे इसने सहायक संधि की थी। ये सब हो जाएंगे। कर्नाटक, मैसूर, तंजौर को भी इसने एक प्रकार से पेंशन देके उसका प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। डलहौजी की व्यवगत नीति है ना, व्यवगत का सिद्धांत लेके आया था सतारा, जैतपुर, संभलपुर और लास्ट में नागपुर, उसके पहले झांसी। 1854 में नागपुर सबसे लास्ट में विलय किया। तो ये भी क्या होंगे, राज्य जिससे असंतुष्ट रहेंगे। पेशवा जो आपके नाना साहब थे उनकी पेंशन बंद कर दी, बोल दिया कि नाना साहेब को पेंशन दी गई थी, मीन्स नाना साहेब के जो पेशवा इनके पहले थे पेंशन उनको दी गई थी, पेशवा पद को नहीं दी गई थी। तो जैसे उनकी मृत्यु हुई अब पेंशन नहीं दी जाएगी। कर्नाटक और तंजौर की पेंशन बंद कर दी, ये राज्य असंतुष्ट हो गए। अब डलहौजी ने एक और घोषणा कर दी कि बहादुर शाह जफर, ये तो ठीक है, जैसे ही इनकी मृत्यु होगी इनके उत्तराधिकारियों को लाल किला छोड़ना पड़ेगा। और भारत में एक चीज तो है कि मुगल रहे हों, लेकिन भारतीय प्रजा इतनी सहिष्णु थी कि इन्होंने मान लिया था मुगलों को अपना शासक। तो एक प्रकार से इनके प्रति भावनात्मक लगाव था। जैसे ये चीज बोली तो प्रजा में कहीं ना कहीं असंतोष आया। प्रशासनिक कारण देख लेते हैं। भारतीयों को उच्च पदों से दूर रखा गया। एक्चुअली मैं बताता हूँ एक स्टोरी। कार्नवालिस आया था यहाँ पे, ये बंदा बोलता था डायरेक्ट कि भारतीय सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं,
ये उच्च पदों पर नियुक्ति लायक है ही नहीं, और इसने उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति ही बंद कर दी थी कॉर्नवालिस ने। सेना में अगर आप जाओ तो भारतीय सेना में सूबेदार से ऊपर के पद पे कोई भी भारतीय नहीं जा सकता था। सामाजिक और धार्मिक कारण में 1813 में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। 1850 में धार्मिक निर्योग्यता कानून लाया गया। इसमें क्या हुआ, ईसाई धर्म में जाने वाले हिंदुओं को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था, तो आराम से धर्मांतरण होने लगा। सामाजिक सुधार, जो भी सामाजिक सुधार हो रहे थे, जो मैंने बोला शिशु हत्या, तो शिशु हत्या हो रही है, कन्या हत्या हो रही है, इसके बाद वध हो रहा है, नरबली प्रथा हो रही, तो ये क्या, इसको लोगों ने समाज से जोड़ लिया, धर्म से जोड़ लिया। अब इसको रोक दिया गया तो रूढ़िवादी असंतुष्ट हैं। सती प्रथा कानून आ गया तो ये असंतुष्ट हैं। विधवा पुनर्विवाह का कानून आ गया तो ये असंतुष्ट है। महिला शिक्षा की बात होगी तो असंतुष्ट हैं ये लोग। ठीक है। अगला एक चीज थी कि एक कानून आया कि जितने भी नए रंगरूट हैं, नए लोग भर्ती हैं सेना में, इन सबको सीमा पार यात्रा करना होगा और विदेश में जाके युद्ध लड़ने होंगे। इससे क्या होता है, हिंदू धर्म में जो आपकी सीमा पार यात्रा रहती थी, इसे निषेध थी, हिंदू धर्म में से पाप माना जाता था, तो सैनिकों में असंतोष आ गया। अब आते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या था, तो आर्थिक कारण क्या हो जाएंगे, हस्तशिल्प तथा भारतीय उद्योगों का विनाश। ठीक है, जो हस्तशिल्प थे उन सब का विनाश हो गया, जो भी हाथों से बनाई जाती थी जो सारी चीजें, और अन्य उद्योगों का भी विनाश हो गया। ये मैंने बताया था आपको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले प्रोसेस में सारा। अधिक लगान और वसूली की कठोर शर्तें थी। जमींदारों की जागीरें जब्त की गईं तो उनमें असंतोष। सैनिक कारण में आ जाते हैं कि जो सैनिक होते थे उन्हें कम वेतन पर रखा जाता था। 1857 के विद्रोह के पहले भी कम से कम 8 से 10 सैनिक विद्रोह छोटे छोटे हो चुके थे। कुछ तो श्वेत विद्रोह हुए थे जो यूरोपियन सैनिकों ने विद्रोह किए थे। ठीक है, इनके साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता था। बड़ा ही इनको निम्न दृष्टि, हे दृष्टि से देखा जाता था। हर छोटे से छोटा काम इन्हीं से कराया जाता था। एक लेवल से ऊपर इनको जाने नहीं दिया जाता था पदोन्नति में। वेतन इनका सबसे कम था। ये सब चीजें थी, तो इनके अंदर भी काम तो कर रहे थे बट असंतोष था, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत इन्हीं से कराएं, भारतीयों पे गोली इन्हीं से चलवाएं और सबसे कम वेतन दें, और जब ये आपस में आ जाएं बैरक में अन्य सैनिक, तो यूरोपियन लोग बॉस की तरह बैठे रहते थे, इनको नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता था। सीमा पार यात्रा कराई जाती थी, उससे दिक्कत थी इनको। और जितने भी काम ये करके गया ना, लास्ट में चिंगारी का काम पूरा डलहौजी ने किया। ये बंदा करके चला गया और लास्ट में कैनिंग को भुगतना पड़ा। इसने क्या किया, सैनिकों को दी जाने वाली निशुल्क डाक सुविधा इसने खत्म कर दी। उनको डाक सुविधा निशुल्क दी जाती थी कि घर पे वो जितने भी पत्र भेजना चाहें भेजें, तो सैनिक इससे खुश रहते थे कि चलो अपना पत्र व्यवहार हो रहा है। लेकिन इसने उसको भी खत्म कर दिया। उस समय पे देखो आप, वो समय क्या है जहाँ परिवहन के साधन है ही नहीं, बहुत कम है, लंबी दूरी पे जाना महीनों लग जा रहे हैं, और कोई है नहीं कांटेक्ट करने का साधन। तो पत्र बहुत बड़ी चीज़ थी उस टाइम पे। जो आज की डेट में आप व्हाट्सएप वगैरह कर रहे हो ना, इससे बड़ी चीज़ थी वो पत्र व्यवहार उस टाइम पे, वो इसने खत्म कर दी। तात्कालिक कारण क्या था कि सेना में पुरानी राइफल जो थी ब्राउन बोस, उसकी जगह नई राइफल यूज होने लगी जिसे बोला जाता है एनफील्ड राइफल। इसमें कारतूस को लगाने के पहले दांतों से खींचना पड़ता था, तथा कारतूस में ऐसी एक खबर फैली कि गाय एवं सुअर की चर्बी लगी होती है। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों भड़क गए। एक इसके बाद जैसे ये विद्रोह खत्म हुआ ना, तो एक समिति बनाई गई, वीए स्मिथ और जॉन विलियम, इन दोनों की अध्यक्षता में एक समिति बनी, इसीलिए कि क्या ये खबर सही थी कि नहीं थी जो चर्बी वाली अफवाहें फैली। तो इस समिति ने भी माना कि हाँ, चर्बी वाली बात सही थी, ये लगाई जा रही थी। ठीक है, तो वीए स्मिथ और जॉन विलियम, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। आगे चलते हैं। विद्रोह की योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्रोह की योजना ऐसा माना जाता है कि जो नाना साहब थे, धौंदू पंत इन्हें बोला जाता था, पेशवा थे मराठा के, पेशवा के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, बिठूर में जगह दी गई थी, वहीं रह रहे थे, कानपुर के पास है ये जगह। इन्हीं के पास थे तात्या टोपे, इनके सेनापति।
और भी बहुत अच्छे अच्छे सलाहकार थे। तो इनके एक सलाहकार थे अजीमुल्ला खां, और सतारा के राजा के एक सलाहकार थे, ये राजा भी अपदस्थ थे, इन्हें हटाया गया था, ठीक है। तो इनके सलाहकार थे रानोजी बापू। ये दो लोग थे, ये गए थे लंदन पैरवी करने इन्हीं के मुकदमे की, पेंशन से रिलेटेड चीजें। वहीं पे जाके जब देखो आदमी ऐसी जगह पहुंचता है ना जहाँ स्वतंत्रता का ये क्या करता है, अनुभव करता है। ब्रिटेन में क्या था, कोई भेदभाव नहीं होता था। ब्रिटेन में यहाँ से भी कोई भारतीय पहुंच जाए ना, तो जो नियम कानून है ना उसी के आधार पे वहाँ पे व्यवहार होना था। जब वो वहाँ पे जाके इतनी स्वतंत्रता देखते थे, इतना विकास देखते थे, तरीके देखते थे, तो उनके मन में जागता था। यहाँ पे इन लोगों ने चीज़ें देखी, एक्सपीरियंस की, तो फिर इन्होंने एक योजना बनाई। और ये योजना कहाँ बनी, लंदन में विद्रोह की योजना बनाई। किसने, अजीमुल्ला खां, और सतारा के राजा के सलाहकार थे रानोजी बापू। योजना कब की बनी, इंपॉर्टेंट है, 31 मई 1857 की बनी। विद्रोह कब शुरू हो जाएगा, 10 मई को, ये ध्यान रखना, पहले शुरू हो गया। अगर देखो तो 29 अप्रैल को घटना घट जाएगी आपकी, ठीक है। तो विद्रोह आपका कब शुरू हो गया, 31 मई 1857 की योजना थी, और 10 मई को विद्रोह शुरू हो जाएगा मेरठ छावनी से, ठीक। तो क्रांति शुरू करने का दिन चुना गया 31 मई 1857 को। प्रतीक के रूप में क्या, कमल का फूल और रोटी को चुना गया। तो विद्रोह के प्रतीक के रूप में कमल का फूल और रोटी को चुना गया। हर एक क्रांतिकारी के पास कमल का फूल पहुंचाया गया, हर एक चौकीदार के माध्यम से रोटियां पहुंचाई। विद्रोह में भाग लेने वाले, ये एक फैक्ट है, सर्वाधिक सिपाही कहाँ के थे, अवध के। एक्चुअली सेना में भी सर्वाधिक सिपाही अवध के ही थे, ठीक। तो अवध के सिपाही थे, इन्होंने क्या किया था, 56 में विलय कर लिया था अवध का कुशासन के आधार पर। तो अवध में भी अवध के सिपाहियों में बहुत ज्यादा संतोष था। अब घटनाक्रम देख लेते हैं। 29 मार्च 1857 क्या होगा, कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी थी, जहां पे गाजीपुर के, उस टाइम पे गाजीपुर था, अब बरेली में आता है, ठीक है। सिपाही थे कौन, मंगल पांडे। यहाँ पे कौन सी थी, 34वीं NI, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे। इन्होंने मना कर दिया कि हम चर्बी युक्त कारतूस का उपयोग नहीं करेंगे। जब ये मना करेंगे तो सेना में क्या होता है, अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर ये अनुशासन कोई सिखा के गया तो अंग्रेज सिखा के गए, ध्यान रखना। तो अनुशासन, जैसे इन्होंने अनुशासन का उल्लंघन किया तो इनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जो गिरफ्तार करने आए इन्होंने उसको गोली से उड़ा दिया। तो कौन कौन उड़ाए, लेफ्टिनेंट वाघ थे और सार्जेंट मेजर। जो वहाँ का कमांडिंग ऑफिसर था उसको भी गोली मार दी। CO होता है इस टाइम पे कमांडिंग ऑफिसर, अगर देखो तो कर्नल रैंक उससे बड़ा होता है, ठीक है। इसकी भी इन्होंने हत्या कर दी। कमांडिंग ऑफिसर घायल हो गया, बाकी दो की हत्या हो गई। आगे चलते हैं। अब इनका फास्ट देखो, कितना फास्ट प्रोसेस है। अभी घटना घटी और 8 अप्रैल 1857 को क्या किया इन्होंने, फांसी दे दी मंगल पांडे। 29 मार्च को घटना घटित हुई, 8 से 9 दिन के अंदर इन्होंने क्या किया, फांसी दे दी। और इनको एक और व्यक्ति थे ईश्वरी पांडे, इनको भी माना कि इन्होंने इनका सहयोग किया, इसलिए इनको भी फांसी दे दी। अब यहां से क्या चिंगारी भड़क उठेगी, अगली इन्फेंट्री में आएगी। ये मेरठ छावनी है, 10 मई 1857 को रविवार का दिन था। मैन विद्रोह यहीं से शुरू हुआ माना जाता है। मेरठ छावनी में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री NI के पैदल सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से क्या किया, इनकार कर दिया इन लोगों ने। जब ये इनकार करेंगे तो जो 85 सैनिक हैं इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार किया जाएगा तो बाकी के सैनिक भड़क उठेंगे। जब बाकी के सैनिक भड़क उठेंगे, हमला कर देंगे, कई अंग्रेजों को मारेंगे, अपने सैनिकों को मुक्त करा लेंगे, प्लस जो इनका जहाँ पे हथियार डले थे, रखे हुए थे, वो हथियार लूट लेंगे। और इसके बाद ये दिल्ली चलो का नारा देंगे। सारे सैनिक दिल्ली की ओर कूच करेंगे, क्योंकि दिल्ली में कौन है, बादशाह है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय या जफर नाम था, ठीक है। वो बैठे हैं सारे सैनिक। अब केवल यहाँ पे नहीं, देश भर की जगह जगह जहाँ जहाँ इन्फेंट्री हैं अंग्रेजों की, है तो भारतीय सैनिक। अंग्रेज सैनिक तो सिर्फ 5वां हिस्सा था, 1/5 अंग्रेज थे और 4/5 हिस्सा कौन थे, भारतीय थे सेना में।
तो जगह जगह विद्रोह होना शुरू हो जाएगा, दानापुर में हो जाएगा, झारखंड में होगा। ठीक। तो सैनिकों ने अपने बंदी साथियों को मुक्त कराया और दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 11 मई को ये दिल्ली पहुंच जाएंगे। 12 मई 1857 को क्या होगा, दिल्ली पहुंच के बहादुर शाह द्वितीय, बूढ़े हो चुके थे आप, कोई इंटरेस्ट नहीं था बादशाह बनने में, लेकिन ज़बरदस्ती बोला कि आप ही हमारे बादशाह हो, तो इन्होंने बेमन से बादशाह बन गए। भारत का बादशाह घोषित किया और अपने विद्रोह का नेता भी इन्हें घोषित कर दिया। फिर अब चूंकि ये तो सेना को नहीं हैंडल कर सकते थे, तो इन्होंने बख्त खां को सेनापति बना दिया गया। तो सारी सेना का जितने भी विद्रोही सैनिक हैं उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, बख्त खां। यहां से क्वेश्चन बनता है। 20 सितंबर 1857। अब यहाँ पे देखो कितना टाइम हुआ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। दिल्ली सबसे पहले, अब दिल्ली पे कब्जा हो गया ना। दिल्ली पे जब कब्जा हो गया तो सबसे पहले दिल्ली छुड़ानी, तो अंग्रेजों ने अब सेना मंगानी शुरू कर दी और चीज़ें अपनी जो कब्जे में इंडियंस ने ले ली थी उनको छुड़ाना जगह जगह शुरू कर दिया। बड़े पैमाने पे दमन किया था, गांव के गांव आग लगा दिए थे। इलाहाबाद में तो पूरे गांव के गांव को आग लगा दिया गया, लोगों को जिंदा, पूरी बस्तियां जिंदा जला दी गई थी। इतनी बुरी तरह से दबाया था इन्होंने विद्रोह। तो 20 सितंबर 1857 को क्या हुआ, हडसन, अगर ये सारी चीज़ें मुखर्जी नगर के आसपास मिल जाएंगी। मुखर्जी नगर जो भी रहता हो, जीटीबी नगर पड़ता है, गुरु तेग बहादुर नगर मेट्रो स्टेशन, इसी के आसपास एक हडसन लेन है, एक आउटरम लेन है। तो ये आउटरम और हडसन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इन्होंने बहुत सारा काम किया। आउटरम के कहने पर ही अवध में कुशासन के आधार पर अवध का विलय हुआ था। ठीक है। तो हडसन के नेतृत्व में सर्वप्रथम दिल्ली को पुनः अधिकृत किया गया, मतलब दिल्ली पे पुनः कब्जा किया अंग्रेजों ने। हडसन ने क्या किया, बहादुर शाह जफर को भी गिरफ्तार किया। ये कहाँ पे थे आप, हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं का मकबरा बना है, बड़ा ही विशाल है, अद्भुत लगता है। ठीक है। यहाँ से इनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके क्या करेंगे, इनको रंगून निर्वासित कर देंगे। इनकी पत्नी रहती हैं जीनत महल, उनके साथ इनको रंगून, चूंकि म्यांमार 1885 में म्यांमार का पूरा विलय हो चुका है, लेकिन 1852 में रंगून पर भी इनका कब्जा हो गया था। तो क्या होगा, रंगून भेज देंगे इनको। रंगून जब इनको भेज देंगे तो वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाएगी और वहीं पे इनकी कब्र है। 7 नवंबर 1862 को इनकी मृत्यु हो गई थी वहां पर। अब ये तो मेन इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हो गए यहाँ पे। अब जगह जगह विद्रोह के अलग अलग नेता थे, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। जो प्रमुख नेता होंगे उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जानेंगे, और जो नॉर्मली नाम जानना है वो केवल नाम जानेंगे। झांसी में कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। मणिकर्णिका इनका नाम था, झांसी की रानी थी। 17 जून 1858 को जनरल था ह्यूरोज, नाम भी पूछा जाता है, और स्मिथ, इन दोनों की संयुक्त सेना ने रानी को पराजित किया और इनसे लड़ती हुई रानी शहीद हो गई थी। ठीक है। इस व्यक्ति ने लास्ट में बोला था, ग्वालियर में इनकी समाधि बनी हुई है। तो यहाँ पे जब ये इनकी डेथ हुई थी रानी की, तो इन्होंने ये बोला था कि यहाँ पे जो महिला सोई हुई है वो इन विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। इस तरीके से रानी ने युद्ध किया था, इस तरीके से चुनौती दी थी। नारा इनका क्या था, जो रानी और उनकी जो प्रजा थी या सेना थी, उनका नारा था, खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, और हुक्म रानी का ही चलेगा। समाधि इनकी ग्वालियर में है। मृत्यु के पश्चात, रानी की मृत्यु के पश्चात इनके सेनापति जो नाना साहेब के थे ना, वो रानी का भी साथ दे रहे थे, तात्या टोपे। इन्होंने आगे चीज़ें संभाली। आगे चीज़ें संभाल के ये कहाँ चले जाएंगे, कोटा, राजस्थान चले जाएंगे एग्जैक्ट। ठीक है। राजस्थान जाएंगे, राजस्थान में लड़ेंगे, वहाँ से आएंगे तो बीच में एमपी के कई जगह और लड़ेंगे, और लास्ट में एक सामंत रहता है मान सिंह, सिंधिया राजघराने का सामंत रहता है, वो इनको पकड़वा देता है। दोस्त रहता है इनका, इनके पास रुकते हैं, वो धोखे से पकड़वा देता है, तो फिर इनको भी फांसी दे दी जाती है। रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम रहता है, इन्होंने नेतृत्व किया। 1859 में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। लखनऊ में देखते हैं, लखनऊ में थी बेगम हजरत महल। इनका क्या पंगा था, अधिकतर राजा है ना, वो तब लड़ रहे थे जब उनको कोई ना कोई अंग्रेजों ने प्रॉब्लम दी हो, या तो गद्दी से हटा दिया गया हो, या किसी को गद्दी पर नहीं बैठने दे रहे हो।
तो इनका क्या था, इनके पुत्र थे बिरजिस कादिर, अल्पायु थे, और उनको नवाब ये बनाना चाह रही थी, और डलहौजी ने मना कर दिया था कि ये तो अभी इनकी उम्र ही नहीं है, ये क्या नवाब बनेंगे, तब तक अंग्रेज इसकी शासन को देखेंगे। ठीक है। आगे 21 मार्च 1858 को ये भी पूछ लेते हैं किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुनः कब्जा किया। तो कॉलिन कैंपबेल था, इसके नेतृत्व में लखनऊ पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हुआ। जैसे झांसी की रानी थी तो उनको किसने हराया, ह्यूरोज ने, ऐसे इनका। ठीक है। तो कॉलिन कैंपबेल भी याद रखना है, सन याद रखो नहीं रखो चलेगा, बाकी बेगम हजरत महल याद रखिए। लास्ट में बेगम हजरत महल अपने पुत्र के साथ नेपाल चली गई, वहीं पर ही मतलब गुमनामी में जीती रही और उनकी डेथ हो गई। कानपुर, कानपुर में तो नाना साहब थे, विद्रोह की योजना ही इन्हीं की थी, इनके नेतृत्व में होगा। सेनापति इनके तात्या टोपे थे। एक बीबी घर नामक स्थान था, वहाँ पे अंग्रेज, बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी, उनके घर वाले, बीबियाँ, बच्चे थे। इनको किसी एक महिला ने भड़काया था इनके सैनिकों को, तो भड़क के जो विद्रोही थे उन्होंने आग लगा दी, सबको मार दिया था। तो बड़ा नरसंहार किया था, अंग्रेजों का कत्लेआम हुआ था बीबी घर नामक स्थान पर। 6 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने कानपुर पर कब्जा कर लिया। नाना साहेब भी पराजित होकर कहाँ, नेपाल चले गए। जब नाना साहेब नेपाल चले गए तो इनके भाई थे बाला साहेब या बाला साहब, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। कुछ अंदरूनी फैक्ट आजकल पूछे जा रहे हैं, तो आसपास के फैक्ट पता होने चाहिए। अब वो नहीं जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, नाना साहेब सबको पता है, कानपुर सबको पता है, ठीक है। तो कैंपबेल थोड़ा याद रखो, ये भी पता होता है। नेपाल चले गए थे और बाला साहेब ने बाद में नेतृत्व किया था। ठीक है। जैसे कुंवर सिंह है तो उनके भाई का पूछ लेते हैं, अमर सिंह का। जगदीशपुर में थे कुंवर सिंह, जमींदार थे, जमींदारी छीन ली गई थी, वृद्ध आदमी थे, 78 से 80 साल के। लड़ाई लड़ी इन्होंने, आरा आए, दानापुर के सैनिकों ने इनका साथ दिया, बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर गाजीपुर आए, आजमगढ़ आए, इसके बाद कानपुर के नाना साहेब का साथ दिया इन्होंने, उनसे साथ लिया भी, फिर वापस गए। हाथ में कुछ लग गया था, तीर वगैरह, तो जहर फैल रहा था, हाथ काट दिए अपने। लास्ट में फाइनली बीमार होके डेथ हो गई थी। इसके बाद इनके भाई अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला था। तो बिहार के थे, बिहार में जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। फैजाबाद में थे एक मौलवी अहमदुल्ला, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था और नेतृत्व इन्होंने फैजाबाद में किया था विद्रोह का। इसके बाद रोहेलखंड यानी कि बरेली, यहाँ पर खान बहादुर खान थे। असम में मनीराम थे। अब केवल आपको नाम याद रखना है कहाँ पे कौन था। तो असम में दीवान थे ये, एक रियासत के, मनीराम, इन्होंने विद्रोह किया। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। सतारा में रंगोजी बापू थे। इसके गोवा में दीपूजी रागा थे। मेरठ में कदम सिंह थे, मथुरा में देवी सिंह थे, और गोरखपुर में गजाधर सिंह थे। इस तरीके से जगह जगह विद्रोह के अलग अलग नेता थे। कुछ रियासतें थीं, पटियाला, नाभा, जींद, नेपाल, इनने अंग्रेजों का साथ दिया था, विद्रोहियों को दबाने में इनने पूरी सहायता की थी। तो दक्षिण भारत, पंजाब, बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र के अधिकांश भाग क्या विद्रोह से अलग रहे थे। राजस्थान में तो थोड़ा कोटा वगैरह तक फैला भी था, बाकी बंगाल में नहीं फैला था। जबकि आगे चल के आप देखोगे सारा जितना भी राष्ट्रवाद की धारा है 50% प्लस बंगाल में बहेगी। पंजाब भी अलग, सिख सैनिक जो थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। जब अंग्रेजों का साथ देंगे तो सेना में सिखों की भर्ती में बढ़ोतरी हो जाएगी। आज भी सेना में सिखों को वरीयता दी जाती है। तो ये सारा अंग्रेज ही करके गए हैं। ठीक। कैनिंग ने इस दौरान इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। चूंकि बंगाल में था मुख्यालय, वैसे कोलकाता में, अब यहाँ पे विद्रोह पूरा नॉर्थ साइड में ज़्यादा हो रहा है, मेन मेन स्थान यहाँ है, तो इसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना लिया और यहीं पे डट गया था ये। इस दौरान एक विदेशी पत्रकार भी था जो रिपोर्टिंग कर रहा था, चीज़ें कवर कर रहा था, अर्नाल्ड रसल, ये भारत में उपस्थित था। अब रियासतें देख लेते हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। सिंधिया, होलकर, हैदराबाद के निजाम। ये देखो, ये लोग लड़ लड़ के पहले ही समझ गए थे कि अंग्रेज कितने मजबूत हैं। हथियार इन्होंने डाले हुए थे, केवल उनकी पेंशन पर, उनके रहमो करम पर जिंदा थे।
शासन नाम मात्र का चला रहे थे। तो इन सब ने साथ दिया अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेजों का सपोर्ट करने में इनकी चीज़ें आसानी से चल भी रही थी। जोधपुर, भोपाल, पटियाला, नाभा और जींद, इसके बाद कश्मीर के महाराज, नेपाल के राणा, इन सब ने विद्रोह को कुचलने में, ध्यान रखना कुचलने की बात हो रही, अंग्रेजों की मदद की। राजस्थान में एक व्यक्ति थे कुशल सिंह, और एक थे कोटा में जरदयाल, एक मेहराब खां। ये तीन व्यक्ति प्रमुख थे। वैसे जरदयाल के बारे में, कुशल सिंह के बारे में पूछा जाता है कभी कभार कि किसने नेतृत्व किया। अब 1857 के विद्रोह पर कुछ पुस्तकें लिखी गई, वो पुस्तकें जान लो। कि प्रथम भारतीय व्यक्ति जिन्होंने भारतीय भाषा में इस विद्रोह के कारणों पर लिखा, वो कौन थे? सर सैयद अहमद खां। इन्होंने पुस्तक लिखी थी द कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटनी। भारतीय विद्रोह बोलते थे ये बिजनौर या आसपास थे, अंग्रेजों की सेवा में थे आप। इन्होंने पुस्तक एक लिखी असबाब बगावते हिंद, उर्दू में नाम है। अगली बुक है 1857। जब विद्रोह के 100 साल हुए, भारत स्वतंत्र हो गया था 1957 में, तो 100 साल बाद ये पुस्तक लिखी गई, लेकिन नाम रखा गया 1857। एस.एन. सेन ने लिखी। ये गवर्नमेंट की पुस्तक है, गवर्नमेंट ने लिखवाई थी। फिर ब्रिटिश पैरामाउंसी एंड द इंडियन रिनाइसेंस, ये क्या है? आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है। इन्होंने बोला है आर.सी. मजूमदार ने कि ना तो ये पहला था, ना ही राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसे इनके कथन थे। यूपीएससी में इस पर मेंस में क्वेश्चन भी आया है। फिर अशोक मेहता ने एक पुस्तक लिखी द ग्रेट रिबेलियन, और बी.डी. सावरकर ने भी लिखी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। तो ये तो देशभक्त व्यक्ति हैं, स्वतंत्रता सेनानी है बहुत बड़े। आगे चल के अभिनव भारत मित्र मेला वगैरह संस्थाएं बनाएंगे, जो क्रांतिकारी संस्थाएं, सीधा अंग्रेजों को उड़ाने वाला काम होगा। तो ये व्यक्ति क्या करेंगे? अपने लोगों को मोटिवेट करना है आगे चीज़ों के लिए, तो इसको स्वतंत्रता संग्राम बताएंगे, और जो भी विद्रोह के नेता थे सबको बताएंगे कि इन्होंने जान न्यौछावर कर दी स्वतंत्रता के लिए। एक व्यक्ति है बेंजामिन डिज़रायली, आगे चल के ये ब्रिटेन के पीएम बनेंगे। इन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है कि ये पूरे राष्ट्र के स्तर पर विद्रोह था, और बाद में ब्रिटेन के पीएम भी बने थे। ये जूनियर असिस्टेंट बैच का पेड बैच की जानकारी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए, एक क्लासरूम वाला माहौल मिले, डेली कुछ ना कुछ एक्टिवली करने को मिले, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी क्लासेज की पीडीएफ मिल जाएंगी, जिसको आप प्रिंट भी करा पाओगे। टॉपिक वाइज टेस्ट एमसीक्यू चल रहे हैं, वो भी मिल जाएंगे। टास्क टाइम टू टाइम पे दिए जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज आएंगी, फुल टेस्ट आएंगे, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, जिसमें आपकी क्वेरी दूर होती रहती है। 299 फीस है। इसके बाद आपको फ़ोनपे, पेटीएम कुछ भी इस नंबर पे पे कर सकते हो। नाम ये चेक कर लेना और स्क्रीनशॉट भेज देना, या तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सेम बैच बीपीओ के लिए चल रहा है, वहाँ तो आपकी सारी क्लास कंटेंट, वैल्यू एडिशन, टेस्ट वगैरह सब कंप्लीट है। फीस भी उसकी 299 है। प्रोसेस यही है, तो बीपीओ भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलते हैं। इसके बारे में कुछ लोगों ने कुछ शब्द बोले हैं कि ये क्या था। तो टी.आर. होम्स हैं एक व्यक्ति, इन्होंने क्या बोला? सभ्यता तथा बर्बरता के बीच संघर्ष था। सभ्य कौन लोग थे? अंग्रेज। और बर्बरता कौन दिखा रहे थे? इंडियन। इन्होंने इनको अच्छे से जगह जगह कत्लेआम हुआ, तो इन्होंने बोला। जबकि जब विद्रोह को दबाने के लिए इन लोगों ने 4 गुना ज़्यादा कत्लेआम किया, वो ये लोग भूल गए। डॉक्टर ताराचंद थे। डॉक्टर ताराचंद को भी बोला गया गवर्नमेंट ने 1852 में, 1952 में, स्वतंत्रता के बाद, कि आप इस पर बुक लिखो। इन्होंने भी बुक लिखी थी डॉक्टर ताराचंद ने। ना तो पहला, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम, ये किसने बोला? आर.सी. मजूमदार ने। अब आते हैं विद्रोह के परिणाम। परिणाम आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। कैनिंग की जो घोषणा थी 1858 की इलाहाबाद में, वो थी। और इसके बाद 1861 का जो अधिनियम आया, वो सारे परिणाम ही तो थे। कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, क्राउन ने डायरेक्ट शासन अपने हाथ में ले लिया, और अपना प्रतिनिधि बोला कि ये हमारा प्रतिनिधि होगा, जिसे वायसराय कहा जाएगा। और कैनिंग जो गवर्नर जनरल था पहले, बाद में वायसराय भी बना।
भारतीय राज्यों को जो विलय करने की नीति डलहौजी लेके आया था वो पूरी तरीके से त्याग दी कि ये इन राजाओं को असंतुष्ट नहीं करना, क्योंकि जितने भी भारतीय राजा थे ना, मैक्सिमम ने अंग्रेजों का साथ दिया था। कैनिंग ने बोला था कि अगर रजवाड़े और ये जमींदार नहीं होते तो ये जो तूफान आया था ये हमें उड़ा ही ले गया होता। इसने बांध का काम किया, ये जो रजवाड़े थे। तो सबके साथ अब मित्रता का व्यवहार किया जाएगा। भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना यहाँ से बंद हो जाएगा। अब कोई भी सती प्रथा जैसा कानून नहीं आएगा। सामाजिक सुधार के प्रति उदासीन हो जाएंगे कि अब सामाजिक सुधार भी अब नहीं किया जाएगा, विधवा पुनर्विवाह और ये सारी चीजें नहीं होंगी। एक कमीशन बनाया गया था सेना के लिए, पील कमीशन इसका नाम है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर क्या किया गया, सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया। पहले अनुपात कितना था, भारतीय अगर 5 भारतीय हैं तो 1 यूरोपी था, 5:1, या 1 यूरोपी 1:5 भी बोल सकते हो। बाद में इसे कितना किया गया, बंगाल में कर दिया गया कि 2 भारतीय रहेंगे तो 1 यूरोपी रहेगा, 2:1। और मद्रास और बॉम्बे में कर दिया गया 3:1। कहीं कहीं इसे 5:2 भी बोलते हैं मद्रास और बॉम्बे में। और जो भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल थे, खासतौर से जहाँ पे हथियार रखे, तोपखाने रखे, भंडार गृह, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन सैनिक रहेंगे। ये सारा काम इन्होंने यहाँ पे कर दिया। तो पहले जो भारतीय और अंग्रेज का अनुपात 5:1 था, 2,33,000 भारतीय थे, उस पर केवल 45,322 अंग्रेज थे। इसे बढ़ा दिया गया, अब केवल 1,40,000 भारतीय बचेंगे, बाकी अंग्रेज। बंगाल में अनुपात 2:1 और मद्रास में 3:1 हो गया, मद्रास और बॉम्बे में। कुछ रेजिमेंट जिन्होंने विद्रोह को दबाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, जैसे गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और पंजाब के अन्य सैनिक, इनकी भर्तियों में बढ़ोतरी हो गई। फूट डालो शासन करो की नीति की शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। अब फूट डालने का काम हो जाएगा। जो ये रेजिमेंट है, नाम बाद में दिया जाएगा, जातियों के नाम पर रेजिमेंट का नाम, यादव रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ये शुरू कर देंगे। बोलो हिंदू मुस्लिम में फूट डालने का काम हो जाएगा शुरू। अब यहाँ पे भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ये विद्रोह खत्म हो गया। विद्रोह के यही सारे रीजन है, कारण परिणाम सब कुछ आप लोग जान गए। जब यहाँ से सारी चीजें होंगी, फिर धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन साथ में चल ही रहे हैं, तो अब लोगों में क्या चेतना जागेगी। चेतना जागेगी तो ये लोग क्या संस्था बना के हल्का सा काम करना शुरू कर देंगे। तो आपको यही पढ़ना है कि कांग्रेस के पहले की कुछ संस्थाएं थी, उनके नाम जान लो, कब बनी थी, क्या काम कर रही। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, राजनीतिक चेतना किस किस माध्यम से जागी, तो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, शिक्षा, समाचार पत्र, परिवहन के साधन होंगे तो लोग मिलेंगे। अंग्रेजों की जो दमनकारी नीतियां, तो सब परेशान होंगे तो राष्ट्रवाद इधर से भी जागेगा। ये सारे कारण होंगे। जो धर्म पे अटैक करेंगे तो लोगों का राष्ट्रवाद जागेगा। तो ये सारे रीजन रहेंगे, धार्मिक सामाजिक से लेके बाकी सारे रीजन, जो हमारे यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद का उदय होगा। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग रहेगा जो आधुनिक नेता थे, उन्होंने जागरूकता फैलाई, लोगों को एकजुट किया। तो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं बंगाल में देख लेते हैं। 1836 में माना जाता है कि पहली जो संस्था बनी थी वो थी बंग भाषा प्रकाशक सभा। इसका गठन हुआ, बंगाली भाषा के प्रचार प्रसार के लिए थी ये। अगली जो विशुद्ध राजनीतिक संस्था थी, जैसे पहली राजनीतिक संस्था बोला जाता है, वो थे द्वारकानाथ टैगोर। टैगोर फैमिली है, ये मैंने बताया, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है देश में। 1838 में इन्होंने लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की। एक व्यक्ति रहेंगे राधाकांत देव, इनके बारे में मैंने पहले भी बताया कि ये क्या थे, जो आपका ब्रह्म समाज है, जो सुधार की मांग कर रहे हैं, जो राजा राम मोहन राय, उनका ये विरोध कर रहे थे क्योंकि ये रूढ़िवादी थे। ये भी इसके सदस्य थे। और इस संस्था का मेन काम था लैंड होल्डर्स मतलब जमींदार, जमींदारों के हितों की बात करना, वो हित अंग्रेजों के सामने रखना। फिर 1843 में जॉर्ज थॉमसन नामक एक यूरोपियन व्यक्ति रहेगा, ये बना देगा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, या बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन भी नाम रहता है। बंगाल आगे लगा, ये मत भूलना, ठीक है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी या बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जॉर्ज थॉमसन ने बनाया 1843 में।
फिर अगली संस्था जो बनेगी ना 1851 में, तो वो इन दो संस्थाओं को मिला के बनेगी, ये और ये, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अब बंगाल हट गया, अब क्या रह गया, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हो जाएगी। संस्थापक कौन रहेंगे, राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर। अगली पीढ़ी आ गई द्वारका नाथ टैगोर के बाद की। मुख्य पत्र इनका क्या रहेगा, हिंदू पैट्रियाट। और हिंदू पैट्रियाट आ गया तो यहाँ पर हरिश्चंद्र मुखर्जी, इनको मत भूलना, ये संपादक थे, वो भी रहेंगे यहाँ पर। नील विद्रोह का ये लोग सपोर्ट करेंगे। उद्देश्य क्या रहेगा, भारतीयों हेतु राजनीतिक अधिकारों की मांग करना। अभी तक जितनी भी संस्थाएं बन रही, ध्यान रखना बड़े लोग बना रहे समाज के। बड़े लोगों में कौन आएंगे, जमींदार, साहूकार, कुछ पढ़े लिखे लोग भी। फिर बनेगी एक इंडियन एसोसिएशन। ये संस्था थोड़ा आम लोगों के भी मुद्दे उठाएगी। 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन लोगों ने मिलकर बनाई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ऐसा बोला जाता है बिना ताज का बादशाह। कांग्रेस से पहले की ये सबसे बड़ी संस्था थी और अखिल भारतीय संस्था थी ये। प्रमुख मांगे इनकी क्या क्या थी, सिविल सेवा में सुधार करो, यानी कि उम्र कम करो, भारत में इसकी परीक्षा लो। आर्म्स एक्ट जो आया था कि हथियार भारतीय बिना लाइसेंस के नहीं रख सकते, इसका ये विरोध करेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, बताया था मैंने आपको, लिटन के कार्यकाल में, उसका विरोध करेंगे। 1877 के अधिवेशन में केशव चंद्र सेन भी इसके अधिवेशन में भाग लेते हैं इंडियन एसोसिएशन के, और केशव चंद्र सेन बड़ा नाम है। फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 में किसके लिए चुने गए थे, इंडियन इंपीरियल सिविल सर्विसेज बोला जाता था इसे, आईसीएस जो आज की डेट में आईएएस है, इसके लिए चुने गए थे। लेकिन इनके विचार क्या थे, क्रांतिकारी थे, देश के हित वाले थे, स्वतंत्रता वाले थे। एकदम स्वतंत्रता तो नहीं थे बट स्वराज जैसे थे। तो अंग्रेजों ने इनको क्या बर्खास्त कर दिया था, और पहले व्यक्ति थे जो आईसीएस से बर्खास्त हुए थे। 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद के पश्चात, इल्बर्ट बिल एक आया था, ठीक है, इस पे विवाद हुआ। यही विवाद था कि जो अंग्रेजों का मुकदमा है, यूरोपियन का मुकदमा, वो भारतीय जज भी सुन सकते हैं। ये परमिशन दे दी थी रिपन ने, बाद में विवाद हुआ तो ये वापस ले लिया गया। इंडियन एसोसिएशन में कलकत्ता में एक और संस्था की स्थापना की जिसे नाम दिया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस। संगठन भी बनाया और इसका सम्मेलन का आयोजन भी इसी टाइम किया 1883 में। अगले सम्मेलन का आयोजन 1885 में होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, बहुत बड़ा सम्मेलन था। जब 85 में ये सम्मेलन होगा तो ये उसी टाइम होगा जब कांग्रेस बनेगी, और पहला सम्मेलन कांग्रेस का होगा। ठीक, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होगी ग्वालिया टैंक, मुंबई के ग्वालिया टैंक नामक मैदान में, गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय में। तो इसी टाइम कांग्रेस की बैठक चलेगी, 1885 में इनका दूसरा सम्मेलन हो रहा होगा। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसीलिए यहाँ पर नहीं आ पाते हैं कांग्रेस के सम्मेलन में, केवल 72 प्रतिनिधि रहते हैं यहाँ पर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं रहेंगे। जबकि अखिल भारतीय संस्था का ये क्या कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, बहुत बड़ी संस्था है। अगले साल ये अपने इंडियन एसोसिएशन का विलय कर देंगे कांग्रेस में। 1886 में नेशनल कॉन्फ्रेंस, चूंकि इंडियन एसोसिएशन को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस में, इसका विलय ये कांग्रेस में कर देते हैं। बम्बई की कुछ संस्थाएं जहां से क्वेश्चन आते हैं, एक बम्बई एसोसिएशन 1852 में बनी, डॉक्टर भाऊ दाजी इन्होंने बनाई। फिर 1870 में बनी पूना सार्वजनिक सभा, 3 व्यक्ति थे, एमजी रानाडे, इनके बारे में तो बताया है कि पश्चिम में अगर सारी चीज़ें या जो संस्था बना के कार्य करना सिखाया तो इन्होंने ही सिखाया, जज थे। चिपलोलकर थे और जीबी जोशी, 3 लोगों ने मिलकर बनाई पूना सार्वजनिक सभा। 3 संस्थाएं बंबई की, 3 याद रखने, सन याद रखो, और 2 मद्रास की याद रखनी। अगली संस्था है 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इनमें 3 व्यक्ति रहेंगे, आगे चल के तीनों व्यक्ति कांग्रेस के बड़े चेहरा बनेंगे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और केटी तेलंग। अगला आते हैं मद्रास की संस्थाएं, देख लेते हैं। 2 संस्थाएं हैं, मद्रास नेटिव एसोसिएशन
जी लक्ष्मी चेट्टी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार यूपीपीसीएस में यूपीएससी में पूछा गया। अगली है मद्रास महाजन सभा 1884 में, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू और जी लक्ष्मी चेट्टी भी यहाँ रहेंगे इन्होंने। अब कुछ और तथ्य जान लो। कांग्रेस से पूर्व, जैसा मैंने पहले बताया कि कांग्रेस से पहले जो भी संस्थाओं की स्थापना हुई, वो संस्थाएं किसके मुद्दे, जमींदारों के, जमींदारों ने बनाई थी, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों ने बनाई थी, इनके संगठन थे। तो बिल्कुल वो जो मजदूर व्यक्ति है, किसान हैं, उनके मुद्दे तो उठाएगा नहीं। किसानों के, मजदूरों के मुद्दे तो आपके 1890 के बाद उठने शुरू होंगे, खासतौर से 1900 के दशक में। और जब इनको बड़े पैमाने पर उठाना तो जब गांधी जी आएंगे तब स्टार्ट होगा। ये भारत में अंग्रेजी शासन से मुक्ति नहीं चाहते थे, ठीक है। इनका उद्देश्य नहीं था कि अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिले। ये क्या चाहते थे कि राजनीतिक चेतना जगाई जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, एकजुट किया जाए और कुछ सुधार करवाए जाए अंग्रेजों से, क्योंकि इन्हें पता है कि ये उनसे मुक्ति तो नहीं प्राप्त करवा सकते। यहाँ पे आपका आज की क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम सीधी कांग्रेस की स्थापना करके, और काफ़ी बड़ा पोर्शन नेक्स्ट क्लास में आपका ख़त्म हो जाएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 क्लासेज लगेंगी, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। इन डेप्थ तरीके से ख़त्म होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद जैसे ही अप्रैल ख़त्म होगी, 30 अप्रैल के बाद आपकी जो क्लासेज हैं इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। हो सकता है कि एक साथ 2 सब्जेक्ट आपके चलें। नेक्स्ट 1 मंथ में फिर कोशिश की जाएगी कम से कम नहीं तो आपकी हिस्ट्री पूरी ख़त्म हो जाए, एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट भी पूरा ख़त्म हो जाए, तीसरा सब्जेक्ट शुरुआत हो जाए। तो अगले मंथ में, मई मंथ में बहुत ज़्यादा स्पीड से चीज़ें चलेंगी। तो अभी जब इन डेप्थ चल रही हैं तो आप लोग कोशिश करो कि अपना एक माइंड मैप बना लो, पढ़ने का तरीका बना लो, सारे नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो और एक पाथ पे आ जाओ। फिर चीज़ें स्पीड अप होंगी और बड़े स्पीड से हम सारी चीज़ें कैच करेंगे। बाकी आप लोगों को क्लासेस सही लग रही हैं तो शेयर करते रहो, और भी जो आपके परिचित हैं, जान पहचान में, सबके साथ शेयर करो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।